औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने सिलेबस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, वो हमारे पास है कॉज एंड इफेक्ट। ये इस टाइम पे आपके सिलेबस का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है और किसी हद तक ये आपके सिलेबस का ये लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन का सबसे आसान टॉपिक भी है, जिसमें से तकरीबन 2 से 4 एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड हैं इन योर मेन एंड प्री टेस्ट। अब ये आपके सिलेबस का एक सबसे आसान पोर्शन है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इससे आने वाले सवालात को गलत कर रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि स्टूडेंट्स ने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस या थोड़ा सा भी इस टॉपिक को समझने की कोशिश नहीं की। आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ लें और इसके रेलेवेंट कुछ अच्छे सवालात भी हम सॉल्व कर लें फ्रॉम ईच टाइप एंड ईच कैटेगरी, ताकि हम लोगों को अगर पेपर में कॉज एंड इफेक्ट में से कोई भी सवाल पूछा जाए तो हम बिल्कुल आराम से उसको विद इन 30 सेकंड आंसर कर पाएं। अब सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं हम कि कॉज हमारे पास होता क्या है। कॉज बेसिकली होती है एक वजह, ठीक है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि रीजन। और इफेक्ट हम लोगों के पास एक तरह से रिजल्ट होता है जो कॉज के नतीजे में पैदा होता है। मिसाल के तौर पर इफेक्ट को हम बोल सकते हैं कि ये रिजल्ट भी हो सकता है, ये आउटकम भी हो सकता है, ये कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं जो कॉज के नतीजे में हमारे पास आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट ये है कि मुझे आज शदीद भूख लगी हुई है, और दूसरी स्टेटमेंट मेरे पास है कि मैंने आज 2 बर्गर्स जो हैं वो ऑर्डर किए। तो आप देख सकते हो कि जो पहली स्टेटमेंट है वो कॉज है कि मुझे भूख लगी थी, और इसी के रिएक्शन में या इसी के रिजल्ट में मैंने 2 बर्गर्स ऑर्डर किए ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। अब हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट की बेसिकली यही बैकग्राउंड स्टोरी है और यही कॉन्सेप्ट है, और इसी की मदद से हम सवालात को देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इस स्लाइड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉज एंड इफेक्ट में से किस किस्म के सवालात हमें पूछे जा सकते हैं और हमने उनको किस तरीके से आंसर करना है। अब आपके एनएमटी कैट में एक सिंपल पैटर्न पे आपसे कॉज एंड इफेक्ट के सवालात पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास होगी एक स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2। तो सबसे पहले आपने इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना होगा, फिर उसके बाद इन दोनों के दरमियान एक लॉजिक को तलाश करना होगा, और फिर हमारे पास जो नीचे ऑप्शंस हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन का इंतखाब करना होगा। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टेटमेंट 1 हो वो हम लोगों के पास कॉज हो और स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारे पास इफेक्ट हो, या हमारे पास इसका उल्टा भी हो सकता है। और यही वजह है कि यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि स्टेटमेंट 1 के आगे मैंने 2 लिखा और 2 के आगे मैंने 1 लिखा, कि हम लोगों के पास ऐसा भी हो सकता है कि स्टेटमेंट 2 मेरे पास कॉज हो और स्टेटमेंट 1 जो है वही मेरे पास इफेक्ट हो। अब ये वो 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जिसके मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मतलब देयर इज अ 80% चांसेस कि आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो इन्हीं ऑप्शंस के दायरे में ही पूछा जाएगा, और अभी तक जितने सवाल पूछे गए हैं वो भी तकरीबन इसी के दायरे में ही पूछे गए हैं। लेकिन हम बाकी सारे पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे कि अगर आने वाले टेस्ट में आपसे किसी भी किस्म का कोई भी सवाल इस कॉज एंड इफेक्ट में से पूछा जाए तो आप आराम से पूरे कॉन्फिडेंट के साथ उसको आंसर कर पाओ। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट 1 है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े रिटेल चेन से शॉपिंग करना पसंद करते हैं बजाय लोकल स्टोर से। दूसरी हमारे पास स्टेटमेंट 2 है कि रिटेल चेन ऑफर अ डिस्काउंट मोर देन 25% एज कंपेयर टू द लोकल शॉप्स। अब अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम गौर से पढ़ें तो किसी हद तक हमें रियलाइज हो जाएगा कि ये हमारे पास कॉज है जिसके इफेक्ट में लोग ये एक्शन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बड़े रिटेल स्टोर्स हैं वो 25% ऑफ दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोगों की अट्रैक्शन है वो उन्होंने हासिल कर ली है, और लोगों ने अपना ये रिएक्शन शो किया कि वो जो है बड़े रिटेल चेन से शॉपिंग करना पसंद करते हैं बजाय लोकल स्टोर से। अब कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस को हल करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है हमारे पास, और वो 2 वर्ड्स हैं। वो हमारे पास है सो एंड देयरफॉर। अब फॉर एग्जाम्पल हम इन दोनों स्टेटमेंट्स में इन वर्ड्स को यूज करने की कोशिश करते हैं कि रिटेल चेन्स ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ मोर देन 25% एज कंपेयर टू द लोकल ग्रोसरी शॉप्स, therefore many people refer to shop at the big retail chains than the local grocery stores। तो ये आपने नोट किया कि जिस टाइम पे हमने therefore या so का वर्ड इन दोनों में कनेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली हमें एक लॉजिक और एक पैटर्न नजर आना स्टार्ट हो गया। तो इस लिहाज से भी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 2 है मेरे पास वो मेरे पास कॉज है, और जो स्टेटमेंट 1 है मेरे पास वो मेरे पास इसी से पैदा होने वाला इफेक्ट है, रिजल्ट है, आउटकम है या रिएक्शन है।
तो इस तरीके से आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का इंतखाब कर सकोगे कि दोनों स्टेटमेंट्स को गौर से कंपेयर करोगे और उसके बाद आपको खुद ही ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाएगा कि इसमें कौन सा वाला कॉज है, मतलब रीजन है, मतलब वजह है, और उसका कौन सा वाला रिएक्शन है, मतलब आउटकम है, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब इस बुनियाद पे हम लोगों के पास दो स्टेटमेंट्स ऐसी भी हो सकती हैं जो इंडिपेंडेंट कॉजेज हों। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी आसान एग्जाम्पल दूं तो स्टेटमेंट 1 है मेरे पास कि आज का मेरा टेस्ट इंतहाई मुश्किल आया था, ठीक है, और स्टेटमेंट 2 है मेरे पास कि मुझे हॉस्टल में कहीं भी ठंडा पानी पीने को नहीं मिलता। अब ये दो मुख्तलिफ कॉजेज है मेरे पास, और इन दोनों कॉजेज की वजह से जो है वो स्टूडेंट्स परेशान है, लेकिन इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों के दोनों हमारे पास कॉजेज हैं और दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट कॉजेज। तो फॉर एग्जांपल आपको दो स्टेटमेंट्स ऐसी भी दी जा सकती हैं कि तो जो दोनों कॉजेज होंगे लेकिन उनका आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। अब ऑप्शन डी को भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है स्टेटमेंट 1, और स्टेटमेंट 1 में ये मैं बोलता हूं कि स्टील इंडस्ट्रीज ने अपने तमाम वर्कर्स को 20% इंक्रीमेंट देने का ऐलान किया। अब स्टेटमेंट 2 मेरे पास है कि स्टील इंडस्ट्री से अराउंड 50 वर्कर्स ने रिजाइन देने का ऐलान किया। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ये स्टेटमेंट 1 है ये इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये एक नतीजा है, एक रिजल्ट है, एक आउटकम है, और इसका जो कॉज है वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि वर्कर्स ने ओवर टाइम लगाया, या ये भी हो सकता है कि वर्कर ने प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ा दी, या कोई और भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इंडस्ट्री ने खुश होकर ये वाला रिजल्ट और ये वाला जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस किया। अब देखा जाए तो रिजाइन करना भी एक इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल इसके पीछे कोई भी कॉज हो सकता है, मे बी वर्कर्स की कुछ एडिशनल डिमांड्स हो, या मे बी कोई और कॉज हो, उनका पर्सनल कॉज भी हो सकता है जिसकी वजह से वो रिजाइन देना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ये भी एक इफेक्ट है और ये भी एक इफेक्ट है, लेकिन इनको जो प्रोड्यूस करने वाले कॉज हैं वो डिफरेंट है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी में आपसे इस तरीके का भी सवाल पूछा जा सकता है कि दोनों के दोनों आपके पास होंगे इफेक्ट्स, लेकिन वो प्रोड्यूस हो रहे होंगे किसी इंडिपेंडेंट कॉजेस की वजह से, ठीक है। अब अगर हम ऑप्शन ई को डिस्कस करने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा भी सवाल दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1 में मुझे ये बोला जाएगा कि गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को 1 महीने के लिए बंद करने का ऐलान किया। अब ये जो बंद करने का ऐलान था ये क्या था? ये हमारे पास था इफेक्ट जो प्रोड्यूस हुआ था एक कॉज की वजह से, और वो कॉज हमारे पास क्या था? वो कॉज हमारे पास था कोविड। इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट ये भी हो सकती है कि तमाम एग्जामिनेशंस कुछ टाइम के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। अब ये हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास है इफेक्ट, जिसका कॉज क्या था? वो कोविड ही था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो इफेक्ट प्रोड्यूस हुए जिनका जो कॉज था वो किसी हद तक कॉमन था। तो इस तरीके से ये ऑप्शन हम लोगों के पास सबसे ज्यादा वैलिड होगा कि हम लोगों के पास स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों के दोनों इफेक्ट्स हैं, लेकिन वो किसी कॉमन कॉज का ही नतीजे में प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस तरीके से अभी तक मैंने जितनी भी डिस्कशन की वो आपके कॉज एंड इफेक्ट की एक कॉन्सेप्चुअल समरी थी कि आपसे किस तरीके की स्टेटमेंट्स पूछी जा सकती हैं और कौन कौन से वैलिड ऑप्शन हो सकते हैं और किस ऑप्शन का क्या मतलब हो सकता है, या किस सिचुएशन में कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा वैलिड होगा। अब किसी हद तक इस टॉपिक का आपका कॉन्सेप्ट और विजन जो है वो रिफाइन हो गया होगा, और उम्मीद है आप मुख्तलिफ सवाल कॉज एंड इफेक्ट से आने वाले खुद भी सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो सेशन को पॉज कर लें, इस सवाल को खुद हल करें, और उसके बाद आप इसको प्ले करके अपने आंसर्स को इस वीडियो के आंसर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली स्टेटमेंट हमारे पास है, देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स दिस ईयर। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल। तो इसी तरीके से हम वही ट्रिक यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे जो हमने पिछले सवाल में सीखी कि अगर हम यहाँ पे देयरफॉर का वर्ड ऐड कर दें तो क्या इसमें कोई लॉजिक डेवलप होता है? जैसे देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स दिस ईयर, देयरफॉर द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल।
तो इस तरीके से हम लोगों का ये क्रॉस चेक भी हो गया और हम लोगों का लॉजिक ऑलरेडी क्लियर भी है कि प्रोडक्शन जो है वो ऑयल सीड्स की काफी कम हुई है। ये हमारे पास एक वजह थी या रीजन था जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि नीड को पूरा करने के लिए वो ऑयल को इंपोर्ट करेगा। तो ये जो रिएक्शन था गवर्नमेंट का वो हम लोगों के पास हो जाएगा इफेक्ट। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम लोगों के पास जो स्टेटमेंट 1 है वो कॉज है और स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारे पास इफेक्ट है। अब इसी तरीके से अगर हम स्टेटमेंट 1 को देखें कि यंग अनएम्प्लॉयड लोगों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, और दूसरी स्टेटमेंट हम लोगों के पास है कि बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशंस जो हैं वो जमा करवाई फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर जो एडवर्टाइजमेंट बैंक ने इशू किया था। अब इस हवाले से दोनों सिचुएशंस को देखते हुए ये क्लियर हो जाता है कि जाहिर बात है अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ जिसकी वजह से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं और जो भी अपॉर्चुनिटी उनको नजर आएगी वो उसको अवेल करने की कोशिश करेंगे। तो ये किसी हद तक हमारा हो जाएगा कॉज और ये हम लोगों का हो जाएगा इफेक्ट। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देयरफॉर का वर्ड ऐड कर दें फॉर एग्जाम्पल और इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें तो भी हमें एक लॉजिक ऑटोमेटिकली बनता हुआ नजर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर, देयरफॉर अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सबमिटेड एप्लीकेशन अगेंस्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इशूड बाय द बैंक। इस तरीके से जो स्टेटमेंट 1 है वो हमारा कॉज है और स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा इफेक्ट है। सो ए इज द राइट ऑप्शन। अब एक नजर देखने पे ही हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये हम लोगों के पास होगा कॉज कि एज 10th के फाइनल एग्जाम में स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो काफी हाई है जिसकी वजह से उनके मार्क्स भी काफी हाई होंगे और जब वो अपने कॉलेजेस के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉलेजेस का जो कट ऑफ मेरिट है या जो क्लोजिंग मेरिट है वो भी हाई होगा। तो ये हम लोगों के पास कॉज था कि उनके नंबर काफी हाई आए और ये हम लोगों के पास आगे उसका रिएक्शन रिजल्ट या आउटकम होगा कि हम लोगों के पास जो कट ऑफ मेरिट्स हैं वो भी काफी हाई होंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन बी हम लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट होगा कि जो स्टेटमेंट 2 है वो मेरे पास है कॉज और स्टेटमेंट 1 जो है वो मेरे पास है इफेक्ट। या हम इन दो सेंटेंसेस को उस बुनियाद पे भी पढ़ सकते हैं जो ट्रिक हमने पीछे डेवलप किया कि हम यहाँ पे देयरफॉर का वर्ड ऐड कर दें और उसके बाद इस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं कि दिस ईयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द फाइनल एग्जाम वर हायर देन द प्रीवियस ईयर, देयरफॉर दिस ईयर द कट ऑफ परसेंटेजेस फॉर द एडमिशन टू कॉलेजेस हैव इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट ईयर। तो ऑटोमेटिकली ये भी एक लॉजिक और सेंस हम लोगों के पास बन गया। सो बी इज द राइट ऑप्शन। अब आप इस लेक्चर को पॉज करो और इस सवाल को खुद हल करने की कोशिश करो क्योंकि मुझे ये यकीन है कि अब आप इस सारे सिनेरियो को खुद हैंडल कर सकते हो क्योंकि दी गई स्टेटमेंट्स हमारे पास डिफरेंट होंगी, उनकी बैकग्राउंड स्टोरी डिफरेंट होगी, उनमें दी गई स्टोरी डिफरेंट होगी, लेकिन आप ऑटोमेटिकली एक लॉजिक डेवलप कर पाओगे जिससे आप ये बता सको कि इसमें कॉज कौन सा है और इफेक्ट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम लोगों के पास स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी उन्होंने प्रॉफिट जो है जनरेट किया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और दूसरी स्टेटमेंट हम लोगों के पास है कि मैनी एशियन कंट्रीज हैव बीन इंपोर्टिंग अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ स्टील फ्रॉम पाकिस्तान। तो इस तरीके से ये चीज हम लोगों की ऑलरेडी डेवलप हो गई कि मेजॉरिटी कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान से स्टील जो है वो इंपोर्ट कर रही हैं, जो हम लोगों के पास एक कॉज साबित हुआ और उसके बदले में, उसके रिएक्शन में, उसके रिजल्ट में स्टील कंपनीज ने जो है वो ह्यूज प्रॉफिट किया। तो इस तरीके से ये हमारे पास कॉज हो गया और स्टेटमेंट 1 हम लोगों के पास हो गया इफेक्ट। और वो देयरफॉर वाला वर्ड आप खुद लगाओ और इस सेंटेंस को वापस पढ़ने की कोशिश करो ताकि आपके लॉजिक की मजीद एक रिफाइंड प्रैक्टिस होती रहे। तो इस तरीके से बी इज द राइट ऑप्शन। तो अभी तक जितने सवाल और लॉजिक हमने डेवलप किए तकरीबन वो आपका मोस्ट फेवरेट पार्ट था आपके एनएमटी कैट का। तो उम्मीद है कि आपसे उसी से मिलता जुलता कोई सवाल पूछा जाएगा।